हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे अकबर की भू राजस्व व्यवस्था पर। दरअसल अकबर की भू राजस्व व्यवस्था शेर शाह सूरी द्वारा लागू की गई भू राजस्व व्यवस्था का एक सुधरा हुआ रूप था। शेर शाह सूरी ने अपने 5 वर्ष के अल्प कार्यकाल में बहुत से अच्छे कार्य किए थे। उन्हीं में से एक कार्य था उसके द्वारा लागू की गई भू राजस्व व्यवस्था। सम्राट अकबर ने शेर शाह सूरी द्वारा लागू की गई इस व्यवस्था का अध्ययन किया और उसमें जो कमियां थीं उनको दूर करके उसने एक नई व्यवस्था लागू की, जिसे अकबर की भू राजस्व नीति के नाम से जाना गया। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं अकबर की भू राजस्व नीति के बारे में। अकबर की भू राजस्व नीति सम्राट अकबर द्वारा लागू की गई भू राजस्व नीति को आईने दहसाला के नाम से भी जाना जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत टैक्स फसल के उत्पादन की मात्रा पर लगाया जाता था, जबकि इस व्यवस्था के पूर्व में जो प्रणाली लागू थी उसमें टैक्स भूमि के क्षेत्रफल के अनुसार लगाया जाता था। भू राजस्व को उस समय मान या वाजिब भी कहा जाता था। सम्राट अकबर के द्वारा कुछ भू राजस्व अधिकारी नियुक्त किए गए थे, जो अकबर की इस भू राजस्व नीति के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। इनमें सन 1563 में मोबनित खां को भू राजस्व अधिकारी नियुक्त किया गया। सन 1564 में मुजफ्फर खां को भू राजस्व अधिकारी बनाया गया। सन 1567 में शिहाबुद्दीन को भू राजस्व अधिकारी नियुक्त किया गया और सन 1571 में मुजफ्फर खां और राजा टोडरमल को भू राजस्व अधिकारी बनाया गया। इनमें से राजा टोडरमल को मुजफ्फर खां का सहायक नियुक्त किया गया। ये मुजफ्फर खां वही हैं जो 1564 में भी भू राजस्व अधिकारी नियुक्त किए गए थे। सम्राट अकबर के द्वारा लागू की गई यह प्रणाली कालांतर में टोडरमल प्रणाली के नाम से विख्यात हुई, क्योंकि राजा टोडरमल के द्वारा गुजरात में इस प्रणाली को आईने दहसाला के नाम से लागू किया गया, जिसके अनुसार पिछले 10 वर्षों की फसल की उपज का औसत निकालकर भू राजस्व लिया जाता था। अकबर ने राजा टोडरमल के इस उत्तम कार्य से प्रसन्न होकर उन्हें दीवाने आला या मुख्य दीवान का पद प्रदान किया। अब इस सवाल उठता है, उस दौर में भूमि का मापन किस प्रकार से किया जाता था। तो अकबर द्वारा लागू की गई भू राजस्व नीति के पूर्व में भूमि का मापन शेर शाह सूरी द्वारा प्रयोग किए गए सिकंदरी गज से किया जाता था। सिकंदरी गज दरअसल 31 इंच का एक पैमाना था। अकबर द्वारा इलाही गज नाम का पैमाना बनवाया गया, जो 33 इंच का पैमाना होता था, और अकबर के समय में इसी इलाही गज का प्रयोग भूमि के मापन में किया जाने लगा। अब अगला प्रश्न उठता है, उस दौर में भूमि का वर्गीकरण कैसे किया जाता था। तो फसलों के उत्पादन के आधार पर भूमि को 4 वर्गों में बांटा गया था। पहला था पोलज भूमि, पोलज प्रकार की भूमि। पोलज प्रकार की भूमि में एक वर्ष में किसान 2 या 3 फसलें उगा लेता था। दूसरे प्रकार की भूमि होती थी पड़ती भूमि। इस प्रकार की भूमि में एक वर्ष में किसान 1 या 2 फसलें ही उत्पन्न कर पाता था। तीसरे प्रकार की भूमि होती थी चाचर भूमि, जिसे कहते थे चाचर भूमि। इसमें 2 या 3 वर्षों में केवल एक ही फसल उत्पन्न हो पाती थी। और लास्ट 4th प्रकार की जो भूमि थी वो थी बंजर भूमि।
इसमें 5 या 6 वर्षों में केवल एक ही फसल उग पाती थी। तो ये 4 प्रकार की जो भूमि थी, पोलज भूमि, परती भूमि, चाचर भूमि और बंजर भूमि, इनमें से पोलज तथा परती भूमि वाले किसानों से अधिक टैक्स लिया जाता था। जाहिर सी बात है, क्योंकि इनमें उपज शेष जो 2 प्रकार की भूमि है उनसे अधिक होती थी। अब अगला टॉपिक इसी में उठता है, भू राजस्व का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता था उस समय। तो अकबर ने टैक्स वसूली हेतु एक तालिका बनवाई। उसने 10 वर्षों के फसल उत्पादन का औसत निकालकर टैक्स का निर्धारण किया। फसल उत्पादन का 1/3 भाग किसान को टैक्स के रूप में देना पड़ता था। उस समय टैक्स मुख्य रूप से नकद लिया जाता था। आईन अकबरी के अनुसार पूरे मुगल साम्राज्य को उस दौर में 18 परगनों में डिवाइड किया गया था और प्रत्येक परगने का एक अधिकारी नियुक्त किया गया जिसे करोड़ी नाम दिया गया। अर्थात प्रत्येक परगने में एक करोड़ी नाम का अधिकारी होता था जो प्रत्येक परगने से प्रति वर्ष 1 करोड़ रुपया टैक्स के रूप में वसूलता था। करोड़ी नाम के अधिकारी के नीचे, या जिसे कहें जो करोड़ी अधिकारी होता था, उसके नीचे के पद थे अमीन और अमलगुजार। तो अमीन और अमलगुजार नामक अन्य अधिकारी भी थे जो टैक्स वसूलते थे। गांव के स्तर पर उस समय मुकद्दम व पटवारी हुआ करते थे जो टैक्स वसूल कर राजा तक पहुंचाते थे। अमलगुजार नाम का जो अधिकारी होता था उसके पास एक रजिस्टर होता था जिसमें पूरे गांव के किसानों के नाम व उनकी भूमि का विवरण लिखा होता था और इसी में टैक्स वसूल कर भी लिख दिया जाता था। अब अगला टॉपिक यहीं से उठता है कि टैक्स वसूलने की प्रणाली क्या थी उस दौर में। तो उस समय टैक्स वसूलने की प्रणाली थी, पहली थी गल्ला बख्शी या बटाई प्रणाली, दूसरी थी कनकूत प्रणाली और तीसरी थी जाप्ती प्रणाली। तो आइए देखते हैं गल्ला बख्शी या बटाई प्रणाली क्या थी। तो गल्ला बख्शी या बटाई प्रणाली को फिर 3 भागों में बांटा गया था। पहली थी खेत बटाई, दूसरी थी लाख बटाई और तीसरी थी रास बटाई। तो इसमें जो खेत बटाई होती थी उसके अनुसार सरकार या राजा किसानों को खेतों का आवंटन कर देता था और उसमें जो फसल उत्पन्न होती थी उसका 1/3 भाग सरकार या राजा किसान से टैक्स के रूप में वसूल लेता था। गल्ला बख्शी प्रणाली का दूसरा प्रकार है लाख बटाई। लाख कहते हैं कटी हुई फसल को। तो इस प्रकार की प्रणाली में जो फसल पक जाती थी और पकने के बाद जो कटी हुई फसल होती थी जब काट लिया जाता था तो वो लाख कहलाती थी। तो उस कटी फसल का बंटवारा कर लिया जाता था, तो ये कहलाती थी लाख बटाई। लाख बटाई में भी 1/3 टैक्स के रूप में वसूला जाता था। गल्ला बख्शी प्रणाली का तीसरा प्रकार था रास बटाई। रास का मीनिंग होता है अनाज। तो रास बटाई प्रणाली के अनुसार जब फसल पकने के बाद अनाज उठ जाता था तो उस अनाज में से 1/3 टैक्स के रूप में राजा के द्वारा या उसके द्वारा नियुक्त अधिकारियों के द्वारा वसूल किया जाता था। दूसरे नंबर की प्रणाली थी कनकूत प्रणाली। इस प्रणाली
के अंतर्गत अनुमान के आधार पर बंटवारा कर लिया जाता था। अर्थात कनकूद प्रणाली के अनुसार किसान के खेत में जो फसल उत्पन्न होती थी उसका अनुमान लगा लिया जाता था कि कितनी फसल उत्पन्न हुई है, और उसका 1/3 टैक्स के रूप में टैक्स वसूलने वाले अधिकारी किसान से ले लेते थे। तीसरे प्रकार की प्रणाली थी जाप्ती प्रणाली। इसमें फसल या भूमि के मापन के आधार पर टैक्स लिया जाता था। जाप्ती प्रणाली के अनुसार कितनी फसल उत्पन्न हुई, कितना अनाज उत्पन्न हुआ, या कितनी भूमि किसान के पास है, उसके आधार पर टैक्स लिया जाता था। तो जाप्ती प्रणाली में मुख्य प्रणाली थी खेत बटाई प्रणाली। इस प्रणाली के अंतर्गत किसान के खेत को 2 या 3 भागों में बांट दिया जाता था, और फिर फसल का उत्पादन होने पर उसमें से एक भाग किसान रखता था और शेष फसल उत्पादन को टैक्स के रूप में सरकार को दे दिया जाता था। अर्थात इस प्रकार की टैक्स प्रणाली में खेती तो किसान करता था, परंतु फसल का उत्पादन हो जाने पर उत्पन्न अनाज का एक भाग किसान स्वयं रख लेता था और शेष उत्पादन टैक्स के रूप में सरकार को दे दिया जाता था। अकबर के शासनकाल के 24वें वर्ष में, अर्थात सन 1580 में, 24वें वर्ष यहाँ पर क्यों कहा गया, क्योंकि 1556 में अकबर गद्दी पर बैठा था, तो 26वें वर्ष 1580 हुआ। तो अकबर के शासनकाल के 24वें वर्ष अर्थात सन 1580 में दहसाला प्रणाली, जिसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है, नामक एक नई कर प्रणाली राजा टोडरमल के द्वारा विकसित की गई, जिसने मुगलकालीन लगान व्यवस्था को स्थायी स्वरूप प्रदान किया। इस प्रणाली के अंतर्गत टैक्स को नगद लिया जाता था। कहने का तात्पर्य है 1580 में टोडरमल ने जो लगान व्यवस्था की एक नई प्रणाली विकसित की थी, जिसे टोडरमल बंदोबस्त या दहसाला प्रणाली कहते थे, और इस प्रणाली की विशेषता थी कि इसके अंतर्गत जो टैक्स लिया जाता था वो नगद लिया जाता था। तो बच्चों, ये चैप्टर जो बच्चे PCS प्री के एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें से अक्सर क्वेश्चन आते हैं, कई बार क्वेश्चन आते हैं, जैसे दहसाला प्रणाली क्या थी, या टोडरमल बंदोबस्त क्या था। अगला क्वेश्चन निकल सकता है, आईन अकबरी के अनुसार मुगल साम्राज्य को कुल कितने परगनों में बांटा गया था। तो इसका आंसर होगा 18 परगनों में बांटा गया था। अगला क्वेश्चन यहीं से निकल सकता है, अकबर के शासनकाल में परगने का मुख्य अधिकारी जो टैक्स वसूलता था उसे क्या नाम दिया गया था। तो प्रत्येक परगने में टैक्स वसूलने के लिए एक अधिकारी होता था, जिसे क्या कहा जाता था, करोड़ी। उस पद का नाम क्या था, करोड़ी। इसके अलावा इसी चैप्टर से क्वेश्चन आ सकता है, अकबर द्वारा भूमि के मापन के लिए जो गज बनवाया गया था, जो पैमाना बनवाया गया था, कितने इंच का था। तो अकबर के द्वारा
इलाही गज नाम का पैमाना बनवाया गया था जो 33 इंच का हुआ करता था। यहीं पर दूसरा प्रश्न उठ सकता है, शेरशाह सूरी द्वारा प्रयोग किए गए पैमाने का क्या नाम था? भूमि मापन के लिए शेरशाह सूरी ने जो पैमाना बनवाया था उसका क्या नाम था? तो शेरशाह सूरी ने जो पैमाना भूमि मापन हेतु बनवाया था भाई 31 इंच का पैमाना था और उसका नाम होता था सिकंदरी गज। तो ये कुछ इस तरह के क्वेश्चंस इस चैप्टर से आ सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आज का हमारा ये टॉपिक अकबर की भू राजस्व नीति आपको पसंद आई होगी, ज्ञानवर्धक लगी होगी। तो अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।